सेटिंग वोटिंग पे लगा दे। लगा दी। तो मैंने एक ये छोटा सा डिजाइन बनाया, मतलब एक टेबल की फॉर्म में एक टेबल लेके उसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स ले ली और एक बटन लगा दिया। मतलब ये मेरे पास HTML का काम हो गया, और साथ ये देखें, ये साथ ना आप लोगों को छोटा सा आइकॉन नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर PHP लिखा हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने PHP का कोड भी इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि HTML कोड का डिजाइन शो हो जाता है, और जहाँ पे हम लोगों ने PHP का कोड लिखा होता है वहां पे कोई इस तरह का आइकॉन बना हुआ आ जाता है ड्रीमवीवर के अंदर डिजाइन व्यू में। और जब मैं इसके कोड पे क्लिक करूंगा, तो मैंने उसके ऊपर जब क्लिक किया था तो ये ऑटोमेटिकली इसका PHP का उतना हिस्से का जो कोड था वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके मेरे पास आ गया। अब ये वो कोड है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को काम करवाया था, यानी कि इसके अंदर ये एक मतलब पेज बनाया मैंने PHP का .php रखा, क्योंकि मैंने इसके अंदर HTML का कोड भी रखना है और PHP का भी रखना है। तो इसके अंदर मैंने एक टेबल लेके उसके अंदर एक फॉर्म डिस्प्ले करवा दिया, यानी कि एक टेबल लिया और उसके अंदर मैंने कुछ इनपुट फील्ड ले लिए फॉर्म का टैग यूज करते हुए। ये जो आप लोगों के सामने सिलेक्टेड नजर आ रहा है, मैंने उधर से सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली इधर से भी उतना ही सिलेक्ट हो गया। मतलब एक टेबल के अंदर उसको अरेंज करने के लिए ना, फॉर्म की फील्ड्स को, टाइटल्स को, टेक्स्ट बॉक्सेस को, बटन को अरेंज करने के लिए मैंने एक टेबल यूज कर दिया। इस तरह प्रॉपर अलाइन हो जाती है चीजें। और उसके अंदर ऐड का बटन लगा दिया डाटा इंसर्ट के लिए, सिर्फ इतना काम किया। और इसके साथ मैंने, ये तो इंसर्शन वाला वो काम है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को करवा दिया था। उसके अलावा आप लोगों ने डाटा व्यू करना है, उसको डेल करना है और एडिट करना है, उसके लिए मैंने ये व्यू का एक पेज बनाया। ठीक है। अब ये चीजें मैंने क्योंकि फील्ड के अंदर लिखी हुई थी, तो ये फील्ड के अंदर मतलब वो उसने आइकॉन नहीं बनाया PHP का कोड ही शो करवा दिया। लेकिन मैं इसको कोड में जाऊं तो इस तरह मैं उसके अंदर भी वही काम किया हुआ है। एक फॉर्म लेके इनपुट टाइप्स हैं, वही फॉर्म को मैंने इधर भी यूज किया है व्यू के अंदर भी, क्योंकि मैंने डाटा दोबारा इनपुट फील्ड के अंदर हम लोगों ने शो करवाना होता है। उधर से फिर हम एडिट का बटन क्लिक करते हैं तो वो फील्ड के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं पहले वाली, हम उसको डिलीट करके नई वैल्यू लिख देते हैं, वो अपडेट हो जाती है। उसके लिए मैंने इस पेज के ऊपर भी एक फॉर्म बना लिया, यानी कि ये मेरा फॉर्म बना है डेटाबेस से वैल्यू लेके यहाँ पे शो करवाने के लिए कि जिनको मैंने एडिट करना है। और ये मैंने उसका फॉर्म बनाया, और उसके अंदर जो PHP का कोड आप लोगों को नजर आ रहा है, वो ये PHP का कोड है। यानी कि जो जिस फॉर्म से मैंने इसको एडिट और अपडेट पे क्लिक करना है, तो ये इस तरह मेरे पास ये टाइटल, ऑथर, पब्लिश नेम, कॉपीराइट, ये मेरे HTML की फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनके नाम है। ठीक है। और इनके साथ जो डॉलर साइन पोस्ट का वर्ड यूज किया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, आप यहाँ पे पोस्ट भी यूज कर सकते हैं, गेट भी यूज कर सकते हैं, $साइन रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो पोस्ट और गेट का तो है जो आप लोगों ने फॉर्म के टैग के अंदर चीजें रखी हुई होगी। मतलब अगर फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे पोस्ट यूज कर लोगे, फॉर्म के अंदर मेथड गेट रखा हुआ है तो यहाँ पे गेट यूज कर लोगे। तो ये उस फॉर्म की फील्ड से वैल्यू गेट करके इन वेरिएबल को स्टोर करवा देगा, और इन वेरिएबल से दोबारा अपडेट की क्यूरी के थ्रू, ये अपडेट की क्यूरी लगी हुई है, अपडेट की क्यूरी के थ्रू ये डाटा सारे का सारा टेबल के अंदर अपडेट हो जाएगा। यानी कि ये सेकंड, ये इतना हिस्सा PHP का जो लिखा हुआ है, ये मैंने कमेंट दिया हुआ है फॉर अपडेट रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स को अपडेट करने के लिए डाटाबेस के अंदर। मैं साथ ही डाटाबेस भी लिख देता हूँ, अपडेट रिजल्ट्स इन डाटाबेस। बड़ी साहब आवाजें आ रही हैं। ये जो इतना हिस्सा था ये डाटाबेस के अंदर दोबारा डाटा अपडेट एडिट करने के लिए इतना हिस्सा PHP का कोड लिखा हुआ है। और इससे ऊपर ये जो इतना हिस्सा लिखा हुआ है,
ये डेटाबेस से वैल्यू लेके जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनके अंदर डाटा शो करवाने के लिए लिखा हुआ है। मतलब मैंने यहाँ पे क्यूरी लगाई $, अब ये होता है डेटाबेस से डाटा लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारा काम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर टॉप पे ये रिक्वायर्ड db.php, यानी कि मैंने एक डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक पेज बनाया था कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए, ये डीबी वाला, तो ये मैंने टॉप पे इंक्लूड करवा लिया। या आप लोग अलहदा, ये 2-3 लाइनें होती हैं हर पेज के ऊपर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या एक अलहदा पेज के अंदर बना के रख लें, तो वो जस्ट उस पेज को टॉप पे इंक्लूड करवा लें हर पेज के ऊपर पे, तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने इसको अलहदा पेज के अंदर रख लिया है और हर पेज के अंदर जस्ट मैं इनको इंक्लूड करवा लेता हूँ इस पेज को। तो ये पेज मैंने टॉप पे इंक्लूड करवा लिया, मतलब मेरा इस पेज का कनेक्शन क्रिएट हो गया मेरे डेटाबेस के साथ। उसके साथ बाद $id इज इक्वल टू $request book id। अब ये जो बुक आईडी आ रही है ना, ये मेरी डेटाबेस के टेबल से आ रही है। तो मैंने जिस बुक आईडी पे भी क्लिक करना है ना, उसकी आईडी ऑटोमेटिकली इसको मिल जानी है और इसने फिर उसके हिसाब से डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीव करके लानी है। मैं आप लोगों को इसको ना एक बार रन करके ब्राउजर के अंदर दिखा देता हूँ, फिर इधर आता हूँ, फिर आप लोगों को सीक्वेंस सही समझ लगेगी। ब्राउजर के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लोकल होस्ट लिखना है, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम लिखना है, ये इस तरह का एक पेज बना हुआ है। मतलब ये कुछ वैल्यूज एक जैसे बुक के अंदर होती है ना, ये कुछ वैल्यूज मैंने इसके अंदर स्टोर करवा ली हुई है पहले से ऑलरेडी। यानी कि जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स की कलेक्शन ही पड़ी होती, यानी कि उसका बुक का टाइटल, ऑथर का नेम, कहाँ पे पब्लिश हुई, ईयर कौन सा था, ये कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करवा ली। और यहाँ पे ये मैंने एक एडिट का बटन लगा लिया और एक डिलीट का बटन लगा दिया। अब इसके मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ना, तो इसी रो का रिकॉर्ड सारे का सारा मेरे पास फील्ड के अंदर शो हो जाएगा। मैंने एडिट पे क्लिक किया तो सारे का सारा डाटा मेरा उस रो का सारा फील्ड के अंदर शो हो गया। अब इसके अंदर से मैंने कुछ भी चेंज करना है ना, मैं उसको चेंज करके इस सेव पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसने वो देखो मतलब बुक का टाइटल चेंज कर दिया। तो मेरी डेटाबेस के अंदर मतलब वैल्यू चेंज हो गई है, क्योंकि ये वाला टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो सारी की सारी डेटाबेस से आ रही हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैंने PHP के अंदर मैनेज किया हुआ है। ये जो टेबल है जो डेटाबेस से वैल्यू ला के शो करवा रहा है मुझे। अब मैं इसी तरह ये दूसरे के एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो इस रो का डाटा सारा नजर आ जाएगा मुझे। मैं इसको चेंज करूंगा तो इसका ये डाटा मतलब उसका टाइटल चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये चीजें उस डेटाबेस के अंदर जाके एडिट हो रही हैं। मैं आप लोगों को डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। डेटाबेसेस में आके मैंने मतलब वो बुक्स के नाम से एक चीज डेटाबेस बनाई हुई है, ये बुक्स के नाम से मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया। उसके बाद ये मेरे पास एक टेबल शो हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मेरे पास, और इसके अंदर ये एक टेबल है बुक्स के नाम से। उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बुक्स का मतलब मेरे पास टेबल आ गया और सारी वैल्यू मेरे पास शो हो रही है। पहले मैंने टाइटल चेंज किया था, वेब किया था, यहाँ पे मेरे पास वेब नजर आ रहा है। दूसरे का मैंने वेब डिजाइन किया था, यहाँ पे वेब डिजाइन नजर आ रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं वो चेंजेस कर रहा हूँ वो वैसे वैसे मेरी डेटाबेस के अंदर भी हो रही है। तो मैंने एक टेबल बैकएंड पे बनाया हुआ था जिनको मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसी वैल्यू कोई भी लिख के यहाँ से ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। मैं एक जावा की बुक ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये नीचे इसने एक नए रो ऐड करके इसके अंदर वो वैल्यू मेरी ऐड कर दी है।
क्योंकि ये काम मैंने PHP के अंदर लूप लगा के किया हुआ है। जितना मेरे पास डाटा आता जाएगा ये ऑटोमेटिकली आगे उसके हिसाब से पेज क्रिएट होती जाएंगी और डाटा मेरे पास ऐड होता जाएगा डाटाबेस के अंदर से सिलेक्ट करवा के। तो ये मतलब मैं जब डाटा ऐड करवाता हूँ तो डाटाबेस में जाता है और उधर से डायरेक्ट उसी टाइम यहाँ पे भी शो हो जाता है। अब यही जो काम किया है इसका मैंने आप लोगों को अभी इस पेज का आप लोगों को कोड दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं वैल्यू ऐड करके ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे शो कैसे होता है। अभी मैं आप लोगों को इस चीज का कोड दिखाने लगा। ये मेरे पास फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे मैं वैल्यूज ऐड करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो डाटाबेस के अंदर जाके ऐड होता है और मेरे पास नीचे शो हो जाता था। वो नीचे जो ये टेबल आ रहा था वो इस PHP के कोड के अंदर बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, देखिए ऊपर टॉप पे मेरा ये फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म के अंदर मेरी वैल्यूज आती हैं। ये इनपुट टाइप सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो वैल्यू डाटाबेस में चली जाती है। और डाटाबेस से ला के मैंने शो करवाने के लिए, ठीक है, शो करवाने के लिए मैंने ये नीचे ये PHP का इतना कोड लिखा हुआ है और जो इंसर्ट हो रहा है उसके लिए ये इतना कोड लिखा हुआ है। यानी कि पहला कोड इंसर्ट करवाने के लिए और दूसरा कोड उससे नीचे जो टेबल के अंदर शो हो रही थी वैल्यू उसके लिए। अब ये चीजें मैंने ये सारा काम एक ही पेज के ऊपर किया हुआ है, इसलिए मुझे ये इसके साथ ये कंडीशनें लिखनी पड़ रही हैं कि जैसे ही पेज लोड होगा, अगर मैंने ये किसी दूसरे पेज पे लिखा होता तो मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने फॉर्म के एक्शन के अंदर उसका पेज लिखना था और उस पेज में जब कॉल होना था तो ये कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाना था। अब चूंकि सेम पेज पे है तो इस पेज के ऊपर मैंने इसको कब रन करवाना है उसके लिए से मुझे इसकी कंडीशन बनानी पड़ती है। तो इसको मुझे कंडीशन के अंदर फिर कोड को रखना पड़ता है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट होना है, अदरवाइज नहीं होना। और जब ये नीचे वाली कंडीशन मतलब ट्रू होगी तो तब नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जो सिलेक्ट वाला काम है वो तो हम लोगों ने करना ही करना, वो बाय डिफॉल्ट नीचे टेबल शो होना ही होना है, तो उसके लिए मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डाटा इंसर्ट करवाना है वो सिर्फ ऐड के बटन के क्लिक करने पे ही करवाना है। तो इसके लिए मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत है कि जब हमारा ऐड पे क्लिक होगा तो मेरा जो सबमिट की वैल्यू है ना, मतलब वो सबमिट होगी तो सबमिट के अंदर कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्या आएगा? ये जो ऐड लिखा हुआ है वैल्यू के अंदर, ये इनपुट टाइप सबमिट, नेम सबमिट और इसके अंदर मैंने वैल्यू लिखी हुई है ऐड। कहता है इफ इज सेट मतलब $_ पोस्ट सबमिट। अब इसी पेज के ऊपर ना जैसे मैंने ऐड पे क्लिक करना है ये पेज दोबारा रिफ्रेश होना है, रिफ्रेश होगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। कहता है अगर आप लोगों का सबमिट का बटन इस सेट हुआ है, इस सेट तभी होगा जब इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी। और वैल्यू चेक करने के लिए मैंने $_ पोस्ट यूज कर लिया। यानी कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ये वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू वाला एट्रीब्यूट, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आके इसने जस्ट चेक करना है कि कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। अगर तो ऐड के बटन पे क्लिक हुआ है तो मतलब वैल्यू आ जाएगी, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी मैं डाटाबेस कनेक्टिविटी का जो पेज बनाया हुआ तो वो इंक्लूड करवाऊंगा, क्योंकि पहले डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है क्यूरी राइट करने के लिए। उसके बाद ये मैंने कोड लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि फॉर्म HTML वाला जो फॉर्म है उससे वैल्यू लेके ये PHP के कुछ वेरिएबल्स है इनको साइन करवा लूंगा। उसके बाद मैंने ये MySQL क्यूरी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम नेम्स, उसके बाद वैल्यूज और ये वेरिएबल्स के नाम जिनके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है। तो ये मेरा डाटा सारे का सारा इंसर्ट हो जाएगा इस बुक वाले टेबल के अंदर। दूसरा मैंने काम साथ ही कर दिया, इसके बाद एक और टेबल बना के इसके अंदर मैंने वही दोबारा फिर मैंने इनके वो डाटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड इंक्लूड करवाया, सिलेक्ट की क्यूरी लगाई, यानी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, यानी कि इस टेबल के अंदर से जितना भी मतलब डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट होगा उसके बाद मेरी क्यूरी रन होगी। क्यूरी क्या है? मैं सिलेक्ट की क्यूरी लगा रहा हूँ, टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है सारा कुछ एक्सट्रैक्ट होके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस वेरिएबल को मैंने क्या करना है, फिर इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है MySQL_fetch_array। इसके अंदर जितना भी डाटा हमारे पास आएगा सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू वो सारे का सारा एक अरे की सूरत में बन जाएगा। और अरे भी कौन सी? एसोसिएटिव अरे। मैंने जो आप लोगों को PHP के नोट्स दिए थे उनके अंदर आप लोगों को मैं बताया था कि एसोसिएटिव अरेज होती हैं कि एक तो अरे होती है जिसके अंदर इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट हो जाती है,
और एसोसिएटिव अरे वो होती है कि जिसके अंदर इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट नहीं होती, हम लोग उसको खुद एक नाम बताते हैं। जो सिंपल एरेज होती हैं उनकी इंडेक्सिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4, लेकिन जो एसोसिएटिव अरे होती है ना उसके अंदर फिर उनके नाम लिखे हुए आते होते हैं 0 1 2 3 की जगह पे। और यहाँ पे वो नाम कौन से आएंगे? जो हमारे कॉलम नेम होंगे टेबल के अंदर, जो टेबल के कॉलम नेम होते हैं वही नेम हमारे इसके उस अरे के इंडेक्स बन जाएंगे। क्योंकि ये एसोसिएटिव अरे है ना, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नहीं होती, इसकी इंडेक्सिंग के नाम आते होते हैं एज अपनी मर्जी से। तो इसकी मजीद डिटेल के लिए आप वो PHP वाली फाइल में जो है ना वो इसको एक बार पढ़ लेना, जो मैंने नोट शेयर किया था आप लोगों के साथ PHP के सेकंड फाइल जो दी थी। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक लूप लगाई वाइल की, क्योंकि अब ये अरे बन चुकी हुई है ना, तो अरे के अंदर मुझे 1 बाय 1 वैल्यूज उठा के उनको यूज करना पड़ेगा। एसोसिएटिव अरे बन जाती है तो ऐसे 2 डायमेंशनल अरे जिसमें रोज और कॉलम होते हैं, जैसे एक टेबल होता है सेम वैसे ही बन जाती है। तो उसमें 1 बाय 1 वैल्यूज को उठाने के लिए मुझे लूप लगानी पड़ेगी। तो ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक ये फेच करता रहेगा वैल्यूज को इस अरे के अंदर, ठीक है। और इसका नाम मैंने रख दिया $टेस्ट, इस अरे का नाम मैंने टेस्ट रख दिया। उसके बाद ये मैंने एक कोड लगाया है, ये मैंने कोड सिर्फ इसलिए लगाया है कि इस लाइन की वजह से आपके फ्रंट एंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस लाइन की वजह से, ठीक है। कि इसके लाइन के फ्रंट एंड आप लोगों का जो व्यू नजर आ रहा है उसके ऊपर इसकी लाइन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ मैंने ये बैकएंड का कोड है, बैकएंड पे ही चलना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है कि ये जो इसकी बुक आईडी है ना, ये जो $ बुक आईडी शो होनी है इसकी पहली फील्ड के अंदर, जो 2 3 4 5 6 इधर नंबर नहीं शो हो रहे थे, जो उसकी आईडी शो हो रही थी, मैं वो आईडी उठा के एक वेरिएबल को असाइन करवा लेनी है $ID नाम के। क्योंकि इसके अंदर मैंने ये रखा हुआ है एडिट का लिंक, जो एडिट का बटन था, कि जब मैं इस एडिट के बटन पे क्लिक करूं तो इस एडिट वाली रो का डाटा ही मेरा फॉर्म के अंदर जाना चाहिए। वो जो अपडेशन फॉर्म बनाया हुआ ना उसके अंदर सिर्फ इस एडिट वाली फील्ड का डाटा ही जाना चाहिए। इसके लिए मैंने ये काम किया है इतना, ये एक लाइन जो बनाई है मैंने, कि मैंने आईडी को उठा के टेबल के अंदर से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, ठीक है। और उसको फिर मैंने क्या किया, एंकर का टैग लगाया एडिट के वर्ड के ऊपर, कि जब मैं इस एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा view.php वाला पेज कॉल होगा, यानी कि हाइपर रेफरेंस। रेफरेंस क्या है कि जैसे मैं ये एडिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला पेज कॉल होगा और इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब ये पेज कॉल होगा तो जाते हुए अपने साथ एक वैल्यू भी लेके जाएगा। इस चीज को कहते होते हैं क्यूरी स्ट्रिंग, कि जब आप किसी पेज को कॉल करवाते हो लिंक के अंदर तो साथ आप कोई वैल्यू भी भेज देते हो उस लिंक के साथ। तो ये बुक आईडी की जो आईडी होगी ना इस रो की, साथ ये इसको लेके जाएगा, ठीक है। और जैसे ही लेके जाएगा तो मैं व्यू वाला पेज ओपन करता हूं, और इसके अंदर ये टॉप पे स्टार्ट के अंदर ही पहले मैंने डेटाबेस का वो पेज इंक्लूड करवाया, उसके अंदर मैंने वो पहला काम ही वही किया, आईडी गेट की। मतलब वो जो क्यूरी स्ट्रिंग के साथ वैल्यू जाती है वो यूआरएल के थ्रू दूसरे पेज के ऊपर जा रही है। तो पहले साथ ही मैंने उस आईडी का जो $ID वाली वैल्यू थी उसको नाम क्या दिया था, बुक आईडी। यानी कि यहाँ पे ये $ID में वैल्यू भी सेंड कर रहा हूँ, ये तो वैल्यू के लिए वेरिएबल हो गया ना। इस वेरिएबल को नाम दे दिया मैंने बुक आईडी का, आप यहाँ पे कोई और नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर इस वैल्यू का जो भी नाम रखना है, दूसरे पेज के ऊपर जाके उसी नाम को यूज करते हुए $_request के मेथड के थ्रू वो वैल्यू गेट करके इस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा दी। अब इस वैल्यू को मैंने यूज करना है अपनी कंडीशन के अंदर, कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, बुक्स में से वो तमाम चीजें सिलेक्ट करके ले आओ, वेयर बुक आईडी इज इक्वल टू $ID। यहाँ पे बुक आईडी किसके बराबर हो, उस आईडी के बराबर जिस लाइन के अंदर मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया था। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक करना है उस रो पे, तो उसने उसके साथ उस आईडी जो उस रो की आईडी थी वो सेंड कर देनी है साथ ही इस पेज की तरफ,
और इस पेज के अंदर आके मैंने वो आईडी गेट करके उसकी बेस पे क्यूरी लगा लेनी है। अब मुझे सिर्फ उसी रो का डाटा निकाल के देगा जिस रो की आईडी मैं उधर से लेके आया हूँ, और वो सिलेक्ट करके सारे का सारा डाटा रिजल्ट को दे देगा। आगे काम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि माई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे, यानी कि जितना भी डाटा आएगा, अभी तो सिर्फ एक ही आना है ना क्योंकि हम लोग एक ही बेस पे लगा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने वो तरीकाकार वही लिख रहा है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर मसला होगा, तो फिर इसलिए फेच अंडरस्कोर अरे वाला तरीका वही। अब मैंने लूप नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता था एक ही वैल्यू है, ज्यादा तो है नहीं, तो इसलिए मुझे लूप लगाने का फायदा नहीं है। और फेच अंडरस्कोर अरे यूज इसलिए की कि क्योंकि मैंने आप एसोसिएटिव अरे बना के कॉलम नेम के साथ वैल्यू उठानी है, इसलिए मुझे फेच अंडरस्कोर अरे लिखना पड़ा। और ये टेस्ट नाम से मेरे पास एक अरे बन जाएगी, और मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लूंगा लूप की जगह पे, क्योंकि एक ही वैल्यू है, सिर्फ एक कंडीशन लगा के चेक करवा लेता हूँ, लूप लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है नॉट, यानी कि ये होता है जो हम लोग एक्सक्लेमेशन का साइन यूज करते हैं, होता है कि नॉट इक्वल, मतलब नॉट का होता है कि जैसे नॉट का सिंबल ही होता है एंड और नॉट ऑपरेटर होता है, ये नॉट ऑपरेटर का काम करता है। कहता है अगर ना हो, मतलब डॉलर साइन रिजल्ट के अंदर कोई वैल्यू ना हो, तो क्या होगा, मुझे ये एक मैसेज प्रिंट करवा देगा डाई एरर डाटा नॉट फाउंड। लेकिन अगर इसमें मतलब कोई वैल्यू आ रही होगी तो ये मेरे पास ये जो इसकी दूसरी स्टेटमेंट है ये वाली, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉलर साइन टेस्ट, ये टेस्ट मेरा यही अरे नाम है, और अरे के अंदर जो एसोसिएटिव अरे हुई है तो इसके जो हमारे टेबल के अंदर कॉलम नेम होते हैं वही इसके इंडेक्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 01 लिखने की बजाय उनके कॉलम का नाम लिख लूंगा। तो अरे पहली वैल्यू इस वेरिएबल को साइन हो जाएगी, अरे दूसरी वैल्यू इस वेरिएबल को साइन हो जाएगी, अरे तीसरी वैल्यू इस वेरिएबल को साइन हो जाएगी। तो ये मेरे पास 4 वेरिएबल्स बन जाएंगे, और इन चारों को इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर आके ये जो वैल्यू वाला एट्रीब्यूट होता है ना, इस वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा लेना। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मेरी उस टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड के अंदर शो हो जाती है। तो जो भी मैंने एडिट पे क्लिक किया होगा वही चीज मेरे इस तरह फॉर्म के अंदर शो हो जाएगी, और उसको मैं मतलब सेव करूंगा तो मेरे पास वैल्यू सेव, तो फॉर्म तो फिर ऐसे ही काम करेगा ना जैसे पहले काम करता है। और दूसरा इस पेज के ऊपर मैंने काम किया हुआ है अपडेट वाला। इफ इस सेट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट सेव, मतलब ये जो फॉर्म के अंदर मेरे पास वैल्यू शो हो जाएंगी, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग करनी है, मतलब मैं कोई और वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इसको रिमूव करके जो नई वैल्यू लिखूंगा, लिखने के बाद मैं ये एड पे फिर सबमिट का बटन लगाया हुआ है, तो सेव पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा, और जैसे ही सबमिट होगा ये वाला पेज दोबारा रिफ्रेश होगा, और इसके अंदर मैंने ये फिर लिख दिया है क्वेरी लगा के इस सेट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट सेव, मतलब इसके अंदर सेव क्या बटन अगर प्रेस हुआ है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये क्या करेगा, ये इतना कोड कर रहा है कि उस फील्ड के अंदर से वैल्यू लेके इन वेरिएबल को असाइन कर देगा, और उसके बाद मैंने क्यूरी लगा ली अपडेट की, यानी कि ये MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, ऐसे एज इट इज आना जा जाना है। तो अपडेट ये क्यूरी होती है, किसको करना है, बुक्स का टेबल है, सेट करना है यानी कि अपडेट बुक्स के टेबल को सेट करना है। कैसे, पहले उसका एक कॉलम नेम आता होता है, मतलब टाइटल कॉलम नेम है, और ये डॉलर साइन टाइटल सेव, ये डॉलर साइन टाइटल सेव यानी कि वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि सेट करता जाए इस कॉलम को ये वाली वैल्यू, दूसरे कॉलम को दूसरी वैल्यू, तीसरे कॉलम को तीसरी वैल्यू, चौथे कॉलम को चौथी वैल्यू, यानी कि उसको उसके बराबर ला के उस कॉलम के अंदर वो सेम वैल्यूज ऐड करता जाए। लेकिन कहाँ पे जाके ये अपडेट करें, जहां पे बुक आईडी इज इक्वल टू डॉलर साइन आईडी हो, और ये डॉलर साइन आईडी कौन सी है, यही जो मैंने टॉप पे पहले गेट करके अपने पास डॉलर साइन आईडी के अंदर स्टोर करवा ली थी। कि जब मैंने एडिट के ऊपर क्लिक करके इस पेज के ऊपर आया था
तो उसी वक्त मैंने वो वैल्यू उधर से गेट करके आईडी को अंदर स्टोर करवा ली थी, अब मैं उसी को आगे यूज कर रहा हूँ। तो मतलब ये वही आईडी है जिस आईडी के रेलिवेंट मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया था, तो उसी आईडी के रेलिवेंट मेरा सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली आगे भी चल रहा है। तो ये मेरे पास मतलब अपडेट वाला काम हो जाएगा। तो अपडेट की क्यूरी लगाते हैं एडिट करने के लिए, इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं मतलब ऐड करने के लिए, और इस तरह ये सिलेक्ट की क्यूरी लगा के डाटा शो करने के लिए। तो मतलब ये तीनों काम इसके अंदर हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डेल का बटन लगाया हुआ है कि जैसे मैं ये डेल का बटन दबाऊंगा डिलीट का, तो एक मतलब वैल्यू डिलीट कर दी उसने डेटाबेस के अंदर से। तो अब डिलीट के बटन पे मैंने फिर एक फंक्शन अलग से पेज बना के उसके अंदर क्यूरी राइट करके मतलब वो एक डिलीट की क्यूरी लगाई हुई है। तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, आप लोगों को पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी तो ये था इंडेक्स वाला पेज, मतलब मेन पेज जिसके ऊपर टेबल बना हुआ है, यानी कि ये एडिट का आइकॉन हो गया और ये दूसरा जो था डिलीट का आइकॉन हो गया। अब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक किया था, जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये एंकर का टैग था, ये del.php वाला पेज कॉल होगा और साथ क्या लेके जाएगा, वही बुक आईडी इज इक्वल टू $ID, मतलब वो $ID के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस बुक आईडी को साइन हो जाएगी और ये इस लिंक के साथ ही इसको पास कर देगा दूसरे पेज के ऊपर। और दूसरा पेज वही है जो मैंने del.php के नाम से एक और पेज बनाया हुआ है, ये वाला। और इसके अंदर मैंने जस्ट क्या किया है, वही जो बुक आईडी को मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी वही आईडी उधर से गेट करके यहाँ पे फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया $ID का, उसको स्टोर कर असाइन करवा दी। अब इसको असाइन करवा के इसी की बेस पे मैंने अब क्यूरी लगाई। ये फंक्शन सेम रहता होता है, चाहे आप इंसर्ट की क्यूरी लगाओ, चाहे डेल की लगाओ, चाहे अपडेट की लगाओ। कि MySQL क्यूरी, मैं MySQL की क्यूरी लगाने जा रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, ये इस टेबल के अंदर पहला कॉलम का नाम है, कॉलम नेम इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये वैल्यू कौन सी है, ये वही है जिसके सामने मैंने डिलीट का क्लिक किया था, तो वो जो आईडी थी वो वही आईडी मैं उधर से जो क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू पास की थी वो यहाँ पे आके मैंने गेट कर ली, और इसी के बराबर जाके वो सिलेक्ट करेगा और सिर्फ उस एक सिंगल रो को डिलीट कर देगा। अगर तो ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई तो ठीक है, ये डाई का मैसेज एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये बीच में आर का ऑपरेटर लगा के, ये जो हम डाई का ऑपरेटर फंक्शन यूज करते हैं, ये होता है कि अगर क्यूरी अगर किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकी प्रॉपर, तो ये मुझे डाई का मैसेज आ जाएगा, यानी कि आप लोगों को वो मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा MySQL एरर। ये आर लगा के डाई का फंक्शन यूज करते हुए एरर मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। कभी अलग सी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, MySQL के साथ ही बिल्ट इन होता है आर के साथ डाई का फंक्शन। आर लगा के डाई का फंक्शन लिख के उसके अंदर कोई भी जो है आप लोगों का MySQL अंडरस्कोर एरर, अगर डाटाबेस MySQL की वजह से कोई एरर आ रहा है तो वो इसको प्रिंट करवा देगा, हमें पता चल जाएगा किस एरर की वजह से मेरी ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, अगर किसी वजह से एग्जीक्यूट नहीं होती तो। और अगर हो जाती है तो ये आर डाई वाला लाइन नहीं चलेगी, उसके बाद इसके ऊपर होता है कि किसी पेज को दोबारा से वापस किसी दूसरे पेज पे भेजना। अब इस पेज के ऊपर मैंने कोई इंटरफेस तो बनाया हुआ है, ना ही HTML का कोड कोई लगाया हुआ है, तो ये सिर्फ बैकएंड पे चलेगा, ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। मैं जैसे ही डिलीट का बटन दबाया तो मेरे पास वही सेम पेज रहा ना, कोई और पेज तो नहीं गया, मतलब बैकएंड पे ऑटोमेटिकली जैसे मैंने डिलीट का बटन दबाया ये पेज कॉल हुआ, इसने फौरन से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, और साथ ही मैंने इसके ऊपर एंड पे दोबारा लिख दिया हेडर लोकेशन। हेडर की लोकेशन कौन सी असाइन कर दी इसको, index.php के, दोबारा इसको मेरे कंट्रोल को दोबारा उसी पेज पे वापस ले जाओ। ये होता है कि अपने पेज को रीडायरेक्ट करवाना किसी दूसरे पेज के ऊपर, क्योंकि अब ये पेज बैकएंड का था तो इसमें बैकएंड पे ही रहना है ना, फ्रंट एंड के लिए तो मैंने कोई और पेज बनाया हुआ है। तो बैकएंड की एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग ये वाली लाइन ऐड करते होते हैं कि अगर हमारे पास किसी पेज के अंदर सिर्फ PHP का कोड ही लिखा हुआ है जो कि सिर्फ किसी काम करने के लिए है, जैसे ये सिर्फ डिलीट का बटन दबाने के लिए है, तो मैं जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस करूंगा
ये वाला पेज कॉल होगा, ये फौरन से स्टेटमेंट सारी एग्जीक्यूट होगी और मेरा पेज दोबारा से इंडेक्स वाला फिर लोड हो जाएगा। अब जब मैंने डिलीट का वो लिंक प्रेस किया था तो कितनी की देर लगी थी, कोई फील भी नहीं हुआ था कि पेज दोबारा लोड हुआ कि नहीं हुआ, हालांकि ये पेज लोड हो रहा था। यानी कि उधर से जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पेज कॉल हुआ, इसने इस वैल्यू को रन किया और दोबारा से इसने उसी पेज के वापस इसका रीडायरेक्ट करवा दिया अपने कंट्रोल को दोबारा उसी पेज के ऊपर। जैसे हम कॉल रीडायरेक्ट नहीं करवा देते किसी और नंबर के ऊपर, इसी तरह हमारा ये पेज भी रीडायरेक्ट हो जाता है दोबारा किसी भी पेज के ऊपर। यानी कि उसके लिए फंक्शन होता है हेडर, लोकेशन कौन सी, जिस पेज के ऊपर आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो index.php वाला जो पहला पेज था मैं उसके ऊपर दोबारा इसको रीडायरेक्ट करवा दिया। तो ये डिलीट का भी हो गया, एडिट का भी हो गया, ऐड का भी हो गया। यही तीन काम हो रहे होते हैं हमारे डाटाबेस के साथ, या तो हम वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हैं, या एडिट कर रहे होते हैं, या फिर डिलीट कर रहे होते हैं।